हेलो, हाय, नमस्ते। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एक्सेप्शन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, जो कि 24 और 29, इस दोनों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था, ये कहकर कि इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा एक एक्सप्लेनेशन के साथ जो इसके एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करेगा। तो वो टाइम आ चुका है, हम लोग समझेंगे कि 24 और 29 में ऐसा क्या है जो इसमें कुछ अलग है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक टर्म है एक्सचेंज एनर्जी, इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और लास्टली हम लोग आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। चलो, तो सबसे पहली बात हम लोग को वो ट्रायंगल याद होना चाहिए, ठीक है। और उस ट्रायंगल को ज़्यादा हम लोग कवर नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम से यहाँ पर रखते हैं और 24 को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 1s2 आता है, फिर 2s2 आता है, फिर 2p6, ठीक है, फिर 3s2, फिर 3p6 आ जाएगा, फिर 4s2 आ जाएगा और 3d4 आ जाएगा। और यहाँ हमारा 24 तक कंप्लीट हो गया है। चेक कर सकते हैं आप लोग। 2 है, 4, 6 4 10, 2 12, 4 16, 2 18, 18, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 2 20, 20 यहाँ तक हो रहा है और 24 यहाँ। तो अभी तक हम लोग यही लिखेंगे, बट ये गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है और क्या सही है, इस लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ तक तो सही है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 के बाद 4s1 हो जाएगा और यहाँ 3d5 हो जाएगा, ठीक है। जो कि नॉर्मली क्या होता, 4s2 और 3d4, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और क्या हो गया, ये हो गया। उसी तरह यहाँ देखते हैं 29 में। 29 में क्या है, 29 में भी उसी तरह 1s2 से शुरू करेंगे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। देखो यहाँ भी, लेकिन ये क्या होगा ना होकर यहाँ क्या हो जाता है 4s1, 3d10, ठीक है। एक तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के इसमें जंप करवा दिया, ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन 2 से क्या हो गया, ये 1 हो गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया। जैसे यहाँ देखो 2 था, यहाँ 9 हो गया, 9 था सॉरी। और हम लोग किए क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें भेज दिए। इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें भेजेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1, और यहाँ कितना बचेगा, 10 हो जाएगा। अब चलिए इसी चीज़ को समझते हैं कि ऐसा हम लोग क्यों किए, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग को 3 प्रकार का ऑर्बिटल को समझना पड़ेगा। एक होता है पार्शियली फिल्ड, एक होता है हाफ फील्ड और एक होता है फुल फील्ड। पार्शियल, जैसे इसको गिलास से समझो, मान लो गिलास है, इसमें पानी भर दिए, पानी भरे, हल्का पानी भरे, ये पार्शियली फिल्ड हो गया। हाफ फील्ड मतलब क्या हुआ, जब पूरे आधे पर हो। और फुल फील्ड का मतलब क्या हुआ, जब ऊपर तक पानी हो। तो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे मान लो हम डी बनाते हैं, डी में 5 डिब्बा बनेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दे, ठीक है, 2 भी दे दे, 3 भी दे दे, मतलब 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, ये क्या है, पार्शियली फिल्ड, ठीक है। और हाफ फील्ड क्या होगा, 4 तक। अब जरूरी नहीं कि 4 देंगे तभी पार्शियली फिल्ड होगा, 1 भी दिए थे तब भी वो पार्शियली था, 2 भी दिए थे तब भी पार्शियली, 3 भी दिए तब भी पार्शियली। हाफ फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, कि हाफ आधा रहेगा, 1 1 1 1, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। फुल फील्ड क्या होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है उसके लिए हुंड रूल है, हुंड रूल, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4। और फुल फील्ड का मतलब क्या हुआ, सब में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सब में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया और ये पार्शियली फील्ड हो गया। देखो होता क्या है, जो हाफ फील्ड होता है ना भाई,
ये ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड। ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई एक काम है, ठीक है, और तुमको कोई बोले कि तुम इस काम को कर लो, तुम्हारा जो है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या उस काम को आप करोगे? एकदम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हमारे करने लायक वो काम है और इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है तो हम उस काम को ज़रूर करेंगे। तो वही बात यहाँ पे होता है। देखो ऐसे होता क्या, 4s2 है और 3d9 है। हमको पता है कि 3d9 अगर हम बनाते हैं तो 9 मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन सब में भरा रहेगा, दो दो, ठीक है। इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी एक लास्ट रहेगा। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ये 9 से हो जाएगा 10 और इसका पूरा इसी के तरह हो जाएगा हाफ फील्ड। तो क्या ये बनना चाहेगा 9 से 10? तो एकदम बनना चाहेगा। क्यों नहीं बनना चाहेगा? कौन नहीं चाहता है स्टेबल हो? इसलिए ये क्या होता है, s का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है और इससे क्या हो जाता है, 3d10 होके फुल फील्ड हो जाता है। और फुल फील्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसीलिए यहाँ पर इस एक्सेप्शन को हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। और अब आते हैं इधर, यहाँ पर 1 मिनट एक चीज़, एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। और जनरली होता क्या, 4s2 3d4, ठीक है। लेकिन ये हुआ, ये नहीं हुआ। क्या हो गया, 4s1 3d5। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाफ फील्ड जो होता है भाई, ये भी स्टेबल होता है, ठीक है। और 3d4 है, 3d4 पार्शियली फील्ड है और 3d5 हाफ फील्ड है। ये क्या चाहेगा, 3d4 से हम भी 5 बन जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि बगल वाले 2 से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसको बना देता है 3d1 और खुद क्या बन जाता है 3d5। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे और किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। उसी तरह इस केस में भी हम लोग इसको ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन हो गया यहाँ पर एक्सेप्शन जो था 24 और 29 में। और भी एक्सेप्शन होता है आगे, लेकिन हम लोग 30 तक अभी पढ़े हैं, इसलिए 24 और 29 को ही एक्सप्लेन किए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि फुल फील्ड चलो समझते हैं स्टेबल है, क्योंकि पूरा भरा हुआ है पेट भाई, तो स्टेबल है। कोई ये समझ पा रहा है तो अच्छा आदमी है यार। और अगर हाफ फील्ड है वो स्टेबल क्यों है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है तो आप इज्जत के लायक हैं, ठीक है। चलिए तो समझते हैं कि वाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्यों स्टेबल होता है, ठीक है। फुल फील्ड तो समझ में आता है कि फुल फील्ड स्टेबल है, लेकिन इस हाफ फील्ड में ऐसा क्या है जो कि ये स्टेबल है, ठीक है। तो इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न सिमेट्री, ठीक है, और दूसरा रीज़न है एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्री तो सब सुन रखा होगा, एक्सचेंज एनर्जी कम लोग सुने होंगे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। सिमेट्री देखो, जैसे मान लो कोई भी चीज़ दुनिया में तुम देखो, सिमेट्री ज़्यादा होगा भाई। जैसे एक कुर्सी है, 4 पौवा है, लेग्स है, तो क्या होगा, सिंपल सा बात है कि वो कुर्सी ज़्यादा स्टेबल है, इस पर अगर बैठेंगे तो क्या होगा, नहीं गिरेंगे। अगर वही क्या करें हम, 4 पौवा एक ही जगह लगा दे और फिर बैठो, तो भाई क्या क्या टूटेगा उसको हमको भी नहीं पता, ठीक है। तो दुनिया में जहाँ पर सिमेट्री है भाई, जहाँ पर सिमेट्री है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ देखो, जहाँ पे सिमेट्री मिलेगा, तुम्हारे पास सिमेट्रिकल शरीर है, यहाँ से कट करोगे, इधर भी हाथ, इधर भी हाथ, इधर भी पैर, इधर भी पैर। अगर एक पैर ना हो तो खड़ा भी नहीं हो पाओगे, मतलब गिर जाओगे, सिमेट्री नहीं रहेगा। तो सिमेट्री जहाँ भी है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये जनरल कंसेप्शन है, ये जनरल ह्यूमन कहो या जो भी कहो, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जहाँ भी सिमेट्री होगा वो स्टेबल होगा। अब ज़रा हाफ फील्ड को देखो, हाफ फील्ड को देख लो, हाफ फील्ड में सिमेट्री दिख रहा है, दिख रहा है, मन की आँख से देखो, दिख रहा होगा, हमको तो दिख रहा है सिमेट्री है, तो इसलिए ये भी क्या है, ज़्यादा स्टेबल है।
ये कोई एक्सेप्टेड रीज़न है, लेकिन ठीक है, रीज़न सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रीज़न जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा रीज़न जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सचेंज एनर्जी वाला रीज़न। तो ज़रा समझते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी होता क्या है, तभी ना समझ में आएगा कि एक्सचेंज एनर्जी के कारण क्यों हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है। सबसे पहले एक्सचेंज एनर्जी के डेफिनेशन को अगर हम पढ़े तो यहाँ दिख रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन exchange their position in degenerate orbital, then energy is released in this process. That energy is called exchange energy. यहाँ दो टर्म तुम लोग को दिक्कत दे रहा होगा, एक स्पिन, एक्सचेंज का स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, EXCHANGE होगा, ठीक है, और डीजेनरेट ऑर्बिटल ये क्या होता है। तो चलो पहले समझते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल बहुत सिंपल बात है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास है डी ऑर्बिटल, ठीक है, 1 2 3 4। अब बताओ ये पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, सेम है कि नहीं सेम। और अगर हम बोले कि 4s और क्या मान लो 1s, क्या दोनों का एनर्जी सेम है, तुम बोलोगे नहीं एनर्जी सेम नहीं है, तो ये दोनों डीजेनरेट नहीं हुआ, लेकिन ये पांचों डीजेनरेट हुआ, बोलो हाँ। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, वैसा ऑर्बिटल होता है जिसका एनर्जी सेम होता है। जिसका एनर्जी सेम होगा भाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। और अब थोड़ा स्पिन को समझते हैं, ये स्पिन क्या है, सेम स्पिन लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन, स्पिन समझ में आना चाहिए। चलो स्पिन क्या है, स्पिन ठीक है, सिंपल है स्पिन, कुछ नहीं। अब देखो याद करो हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, धरती पर, अर्थ पर। अर्थ का कितना प्रकार का मूवमेंट होता है, एक होता है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, रिवॉल्यूशन करता है वो, और एक क्या करता है, रोटेशन, ठीक है, एक करता है रिवॉल्यूशन, एक करता है रोटेशन। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को मान लो, इलेक्ट्रॉन भी दो मूवमेंट करता है, एक करता है रोटेशन, सॉरी पहले रिवॉल्यूशन लिखो है तो पहले यहाँ भी रिवॉल्यूशन लिख लेना, और एक प्रकार का रोटेशन मूवमेंट, यहाँ भी रोटेशन लिख लेना, ठीक है, आर है ROT, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार का मूवमेंट करता है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल अगर है, ठीक है, ऑर्बिटल है, मान लो PS ऑर्बिटल है, S स्फेरिकल होता है, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन होगा इस ऑर्बिटल, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल का है वो अपने एक्सिस पर, मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन ये है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लेते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन। एक मूवमेंट क्या होगा, एक मूवमेंट तो होगा जो ये न्यूक्लियस के चारों बगल करेगा, ठीक है, यहाँ मान लो न्यूक्लियस है बीच में, तो इसके चारों बगल तो दोनों घूमेगा ही, लेकिन अपने ही एक्सिस पर, अपने ही एक्सिस पर भी इसका मूवमेंट होता है। जिस तरह धरती सन का चारों बगल चक्कर लगाता है गोल गोल, और अपने एक्सिस पे भी घूमता है, ठीक है, अपने एक्सिस पे भी घूमेगा, और इधर भी सन का भी चक्कर लगाएगा अगर सन यहाँ पर है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है ये भी क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों बगल तो घूमता ही है, लेकिन अपने ही एक्सिस पे भी घूमता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिन, क्या बोलते हैं, स्पिन। और स्पिन कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके ठीक अपोजिट, मतलब इस तरह से घूमेगा। और इसी को हम डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं एक ऑर्बिटल में, याद है। तो ये वही स्पिन को दिखाता है इस हेडेड एरो, ठीक है। तो अब समझते हैं एक्सचेंज एनर्जी को, क्योंकि इसके अंदर जो कबाब में हड्डी था दो टर्म, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर डाला। अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी होता क्या है, ठीक है, समझते हैं एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है। चलिए मान लेते हैं मेरे पास डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल है, मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो दो इलेक्ट्रॉन तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है भाई, दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो बताओ
ये दो इलेक्ट्रॉन जो है क्या दोनों सेम स्पिन में है? जी हाँ, सेम स्पिन में है। यस, इट इज़ इन सेम स्पिन। वाई? क्योंकि दोनों का हेडेड एरो सेम है। और क्या ये डीजेनरेट ऑर्बिटल में है? हाँ है, क्योंकि पांचों का एनर्जी सेम होगा। अब देखो होगा क्या कि ये विन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, हाँ इसी दोनों का चर्चा चल रहा है। हाँ भाई, यही दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज का स्पेलिंग फिर से गलत था, EXCHANG, देख लेना, ठीक है। इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में है? हाँ है। क्या दोनों का स्पिन सेम है? हाँ है। दोनों कंडीशन यहाँ पे वैलिड हुआ? हाँ हुआ। तो ये क्या होगा? एक्सचेंज करेगा अपनी पोजीशन को, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इससे क्या होगा? ठीक है, कोई भी प्रोसेस करोगे भाई तो उसमें एनर्जी लगेगा, तो यहाँ पर एनर्जी लगेगा, ठीक है। और ये एनर्जी यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या होगा, इस एक्सचेंज के समय कुछ एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है। मान लो एनर्जी बाहर निकले, मान लो तुम यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है भाई, हम यहाँ बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि अरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है, दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल में है और दोनों क्या कर रहा है, अपना एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। और हम फिर देख रहे हैं कि यहाँ से अरे एक्सचेंज एनर्जी निकल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में हो और क्या हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल में भी हो, तो उस दौरान क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। तो व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? इज द एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन एक्सचेंज इट्स पोजीशन व्हेन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो इससे क्या रिलेशन है भाई स्टेबिलिटी का, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक से तो भटकना नहीं है। हम लोग समझने क्या आए थे कि हाफ फिल ऑर्बिटल क्यों स्टेबल होता है। देखो एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कहाँ पॉसिबल होगा? अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर एक और डी ऑर्बिटल बनाते हैं और 1 2 3 देते हैं, यहाँ पे कितना, एक इधर गया, एक इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, और हम 4 भी रखे तो कितना एक्सचेंज पॉसिबल होगा? अब देखो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सचेंज जो पॉसिबल होगा भाई वो हाफ फील्ड में होगा। हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल, ठीक है, एक्सचेंज पॉसिबल। इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किस चीज़ का? ठीक है, किस चीज़ का पॉसिबिलिटी है? एक्सचेंज का, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कौन सा ऑर्बिटल करेगा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल करेगा। अब देखो सबसे ज़्यादा एक्सचेंज अगर करेगा तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा अगर एक्सचेंज करेगा, इधर से गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ठीक है, फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर 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 ये इधर, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी भी इस दौरान निकलेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी किस केस में निकलेगा भाई? हाफ फील्ड ऑर्बिटल में। और एक बात याद रख लेना कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा, और अगर एनर्जी क्या है, कम है, तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। अब एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और सबसे कम एनर्जी बचेगा किसके पास? भाई तुम्हारे पास 100 रुपया था, 100 रुपया था, 100 रुपया था, इसने 20 रिलीज़ किया, 80 बच गया। इसने 30 रिलीज़ किया, 70 बच गया। इसने जो हाफ फील्ड है उसने 60 रिलीज़ कर दिया तो 40 बच गया। तो एक बात बताओ, जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसका कम एनर्जी बचेगा, जो कम एनर्जी रिलीज करेगा उसका ज़्यादा बचेगा। सबसे कम एनर्जी किसके पास है? इसके पास 80 बच गया, ठीक है, इसके पास 80 बच गया, इसके पास 70 बच गया, इसके पास 30 बच गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बताओ? हाफ फील्ड है। क्या समझ में आया कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि इसका एक्सचेंज एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम है इसलिए इसके पास कम एनर्जी बचता है, और कम एनर्जी बचेगा,
कम एनर्जी बचेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो एक्सचेंज एनर्जी का टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा और इस एक्सेप्शन को भी समझ रहे होगे कि क्यों यहाँ पर 3D5 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये हाफ फील्ड बना देता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस दोनों टॉपिक को कवर कर लिया और इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 जो आएगा इस चैनल पर उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बात है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब का स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है, SUBSCRIBE। ठीक है, और क्या, थैंक यू।